नमस्कार आप सभी के लिए। ये आज आपका एडिटोरियल है, द हिंदू में पब्लिश हुआ है 22 अक्टूबर 2020 का एडिटोरियल है। लिखा किसने है? ये स्टैनली जॉनी ने लिखा है। किस बात पर लिखा है, किस विषय पर लिखा है? तो ये लिखा है यूएस के घटते प्रभाव के बिटवीन ब्लीक फ्यूचर। ब्लीक फ्यूचर, बेरंग फ्यूचर कह सकते हो या धूमिल फ्यूचर कह सकते हो। तो जो वेस्ट एशिया है उसका धूमिल होता हुआ फीचर, और कब कब धूमिल होता हुआ? जब अमेरिका क्या हो रहा है? फेडिंग हो रहा है। फेडिंग मतलब या तो क्षय हो रहा है अमेरिका का प्रभुत्व, या उस पर छाया छा रही है। ठीक है। व्हेन द यूनाइटेड स्टेट, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। व्हेन द यूनाइटेड अरब अमीरात एंड बहरीन साइन नॉर्मलाइजेशन एग्रीमेंट विथ इसराइल इन सितंबर, जब यूनाइटेड अरब अमीरात मतलब यूएई और बहरीन ने नॉर्मलाइजेशन एग्रीमेंट साइन किया इजराइल के साथ। आपको मालूम होना चाहिए जितने भी अरब कंट्री हैं वो इजराइल को दुश्मन मानती थी। ठीक है। लेकिन अब कुछ कुछ कंट्रीज क्या हो रही हैं, उन उसकी तरफ इंक्लाइंड हो रही हैं या नरम रुख अपना रही हैं। वो भी किसके कारण? यूएस के कारण। जिनमें से दो कंट्री प्रमुख हैं, उनमें से अभी अभी यूएई और बहरीन ने इजराइल के साथ जो संबंध है वो उनको नॉर्मलाइज किया है। अंडर द मीडिएशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट, अमेरिका's प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हेल्ड इट एज अ न्यू डॉन इन मिडिल ईस्ट। और अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने इसमें क्या किया? मीडिएटर की भूमिका निभाई, और उन्होंने ये कहा कि जो मिडिल ईस्ट का ये एक नया उदय है, नए सूरज का क्या है? उदय है। द सो कॉल्ड अब्राहम अकॉर्ड, सो कॉल्ड मतलब तथाकथित जो अब्राहम अकॉर्ड है उसके तहत ये एग्रीमेंट हुए हैं, विच सॉ द फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन बिटवीन द इजराइल एंड अरब कंट्री इन 26 ईयर। तो 26 सालों में ये पहला ऐसा मौका है जब अरब कंट्रीज और इसराइल के बिटवीन समझौता हुआ, या जो उनके संबंध है वो नॉर्मल हुए। वॉज अ रेयर डिप्लोमेटिक विक्ट्री फॉर मिस्टर ट्रंप। लेकिन ये जो विक्ट्री थी ट्रंप के लिए बहुत एक कुछ ही मात्रा की विक्ट्री थी, या बहुत ही रेयर विक्ट्री थी। मतलब ऐसे कोई बड़ा अचीवमेंट नहीं कह सकते मिस्टर ट्रंप का। इट वॉज रेयर बिकॉज मोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट अदर बिग फॉरेन पॉलिसीज बैट वर आइदर डिजास्ट्रस और इनकलकुसिव। और ये रेयर क्यों, मतलब रेयर ही क्यों मतलब बोला गया ऐसे? क्योंकि ये मोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ने पिछले पहले जितने भी ये फॉरेन पॉलिसी वो थी, वो या तो बहुत बुरी हुई थी या कोई निर्णायक स्थिति में नहीं पहुंच पाई। द यूएस तालिबान डील इज लार्जली सीन एज अ अमेरिकन कैपिचुलेशंस। कैपिचुलेशंस मतलब होता है आत्मसमर्पण टू द अफगान इंसर्जेंट, और इंसर्जेंट मतलब विद्रोहियों। तो जो अफगान और तालिबान और यूएस की जो डील थी वो इस हिसाब से है कि यूएस ने आत्मसमर्पण कर दिया किसके सामने? तालिबान के सामने, या तालिबानी विद्रोहियों के सामने, या अफगानिस्तान के जो विद्रोही हैं जिन्हें तालिबान कहा जाता है उनके सामने क्या कर दिया? यूएस ने आत्मसमर्पण कर दिया। द आउटरीच टू नॉर्थ कोरिया फेल टू प्रोड्यूस एनी रिजल्ट। और जो नॉर्थ कोरिया के साथ भी थी कि नॉन न्यूक्लियर ट्रीटी हो जाएगी, वो भी क्या रही? एक प्रकार से विफल ही रही। ठीक है, कोई भी रिजल्ट उसका सामने नहीं आया। द मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन ऑन ईरान सीम्स टू हैव बैकफायर्ड। और जो ज़्यादा प्रेशर लादा गया किस पर? ईरान पर। तो वो अभी के लिए तो यही लगता है कि वो बैकफायर कर गया यूएस के लिए। द प्रोमिस टू फैच द डील ऑफ द सेंचुरी बिटवीन द इसराइल एंड पैलेस्टाइन वाज अ नॉन स्टार्टर। तो जो एक प्रोमिस किया गया था कि फिलिस्तीन और इजराइल के बीच एक डील साइन करवा देंगे, तो वो तो एक मतलब वो स्टार्ट ही नहीं हुई वो वाली डील। तो एंड द ट्रेड वॉर विद चाइना फेल टू प्रोड्यूस एन स्ट्रक्चरल शिफ्ट इन वे चाइना डज बिजनेस वाइल टेंशन बिटवीन द टू कंट्रीज रॉकेटेड। और जो ट्रेड डील थी चाइना के साथ वो भी किसी शिफ्ट पर या नए उस पर परिणाम पर नहीं पहुंची, जिस हिसाब से चाइना क्या कर रहा था? बिजनेस कर रहा था। और अब अगर वर्तमान में देखा जाए तो दोनों ही कंट्रियों के जो विद्रोह हैं या जो टेंशन है वो एक चरम सीमा पर है। रॉकेटेड मतलब एक चरम सीमा पर पहुंच गई है। एमिड दिस पॉलिसी चाउस, और इसी पॉलिसी चाउस के बिटवीन मतलब अस्त व्यस्तता के बिटवीन जो पॉलिसी बनाई, उन पॉलिसियों की अस्त व्यस्तता के बिटवीन
के बीच में, बिटवीन मतलब बीच में, मिस्टर ट्रंप एटलीस्ट गॉट समथिंग इन अब्राहम अकॉर्ड। तो एटलीस्ट कम से कम उन्हें अब्राहम अकॉर्ड के तहत, या अब्राहम अकॉर्ड जो उन्होंने करवाया उसके तहत उनके लिए कुछ राहत तो मिली है। टू प्रेजेंट एज अ बैक थ्रू, तो यहाँ पर बैक थ्रू मतलब कि वो कोई चीज़ एक स्पेशली क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं एक इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी के फॉर्म में, ठीक है, कि एक इम्पॉर्टेंट उन्होंने काम कर लिया। बट डज इट ब्रिंग पीस टू वेस्ट एशिया, लेकिन क्या ये पीस लाएगी वेस्ट एशिया के अंदर, एज अ मिस्टर ट्रंप हैज़ क्लेम्ड, जैसा कि मिस्टर ट्रंप ने क्लेम किया है। इट वाज एविडेंट ड्यूरिंग द बराक ओबामा ईयर, और ये जगत विख्यात है या जगजाहिर है कि ड्यूरिंग दैट, एविडेंट मतलब होता है प्रख्यात होना या जगजाहिर होना। तो इट वाज एविडेंट ड्यूरिंग द बराक ओबामा ईयर, जब बराक ओबामा का साल, या बराक ओबामा जब राष्ट्रपति थे उनके कार्यकाल में, द यूएस हैड ओवर स्ट्रेच इटसेल्फ इन वेस्ट एशिया एंड नॉर्थ अफ्रीका। तो वो जो मतलब यूएस है, यूएस ने खुद के लिए स्ट्रेच या फैला लिया था कहाँ तक, वेस्ट एशिया तक और नॉर्थ अफ्रीका तक। अ रीजन अमेरिका हैज़ डीपली एंगेज विथ सिंस प्रेसिडेंट ड्वाइट डी आइल्सोनर्स टाइम। तो एक ऐसा एरिया जहाँ पर वो इन प्रेसिडेंट ड्वाइट डायल प्रेसिडेंट के समय से ही अपना डीप एंगेजमेंट बना के रखा है, वहाँ तक फैल गया था यूएस। द यूएस हैड बीन स्टक इन अनविनेबल वार इन इराक, और यूएस स्टक भी हो चुका था किसमें, बगैर जीती हुई वॉर, जो कि उसने इराक में शुरू कर दी थी जब सद्दाम हुसैन को उसने मार गिराया था। इन सीरिया इट वाज चेकमेट बाय रशियंस, सीरिया में क्या हुआ कि चेकमेट हो गई किसके द्वारा, रसिया के द्वारा। इट्स इंटरवेंशन इन लीबिया टर्न आउट टू बी डिजास्ट्रस, और जो लीबिया में उसने इंटरवेंशन किया तो वो एक डिजास्ट्रस साबित हुआ। ईरान कंटिन्यू टू बी डिफेंड डिस्पाइट थ्रेट एंड सैंक्शन, और ईरान भी क्या हुआ, डिफेंड मतलब विद्रोही हुआ, और उसने बजाय इसके कि जो सैंक्शन उसने लगाए थे यूएस ने, या जो धमकी दी, उन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करके उल्टा ही यूएस को ही धमकाने लगा। इजराइल वाज अनकंट्रोलेबल, और इजराइल अनकंट्रोलेबल था, ठीक है। द अरब एलीज वर अपसेट, अरब के जो एलीज थे वो अपसेट थे। मिस्टर ओबामा रियलाइज्ड द हिस्टोरिकल नेसेसिटी ऑफ resizing the US present in the region and pivoting the East Asia where China was steadily on the rise। तो ओबामा ने ये रियलाइज़ किया कि जो हिस्टोरिकल मतलब ऐतिहासिक आवश्यकताएं या ज़रूरतें थीं कि रिसाइजिंग यूएस की, जो यूएस का जो हस्तक्षेप है पूरे के पूरे एरिया में, उसको क्या किया जाए, फिर से रिसाइज, फिर से बढ़ाया जाए, ठीक है, इस सब रीजन में। और जो ईस्ट एशिया है जहाँ पर चाइना का उदय बहुत तेज़ी से हो रहा था, वहाँ पर भी प्रभुत्व बढ़ाया जाए। बट द यूएस हैज़ बोथ एलीज एंड राइवल इन द रीजन, लेकिन इस रीजन में यूएस के दोनों ही दोस्त भी हैं और दुश्मन भी हैं। इट कैन नॉट जस्ट पैकअप एंड एग्जिट, ये इस हिसाब से नहीं हो सकता कि आपने पैकअप किया और आप डायरेक्ट जाके एग्जिट हो गए, जैसा कि वो तालिबान डील में करने की सोच रहा है। द ओबामा एंड ट्रंप ईयर, अब दोनों के जो कार्यकाल है उनका जो कंपैरिजन है वो, मिस्टर ओबामा इन हिज सेकेंड टर्म एडॉप्टेड रियलिस्टिक अप्रोच टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम, और जो ओबामा है उन्होंने अपने दूसरे कार्यकाल में एक रियलिस्टिक अप्रोच, मतलब जो रियलिस्टिक मतलब आप क्या कह सकते हो, जो मतलब रियलिस्टिक ही समझो आप, है ना, रियलिस्टिक मतलब जो सही दुनिया वाली सही अप्रोच, प्रैक्टिकल अप्रोच, ठीक है, ट्राइबल की जो अप्रोच होती है, मतलब हवा हवाई बातें ना करना, एक रियलिस्टिक अप्रोच उन्होंने एड्रेस की, और इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए ही मेड पीस विथ ईरान, एक्सेप्टेड द रशियन लीड रोल इन सीरिया, उन्होंने ईरान के साथ एक समझौता किया और रसिया का रोल जो सीरिया में था उसको भी एक्सेप्ट किया। लीबिया को खुद के हाल पे ही छोड़ दिया, कोई इन्फ्लुएंस नहीं किया। इग्नोर्ड सऊदी एंड इजराइल सल्किंग ओवर ईरान, और इसराइल और सऊदी अरब को कुछ छोड़ दिया कि भाई जो आप मतलब ईरान को मतलब जैसे न्यूक्लियर डील हुई तो ये तो इन दोनों को बहुत बुरा लगने लगा, किसको, सऊदी अरब को और इसराइल को, तो उनकी बगैर परवाह किए उनको अपने हाल पे छोड़ दिया। बट टू बैलेंस दीज ही ओवरलुक्ड
Israel's deepening occupations of Palestine and cooperated with Saudi attack on Yemen। और यहाँ पर उसने मतलब ओबामा ने क्या किया कि जो कंटिन्यूसली इजराइल क्या है फिलिस्तीन की ज़मीन को एनक्रोच कर रहा था या अधिग्रहण कर रहा था खुद के उसमें, तो उसमें उन्होंने यमन पर क्या करवा दिया, आक्रमण करवा दिया, और उससे जो भी प्रभाव पड़ा तो उस रीजन में चीज़ें क्या हुई तो उसके चीज़ें देखने को मिली। द प्लान वाज टू लेट द रीजनल प्लेयर एस्टेब्लिश व्हाट ही कॉल्ड अ कोल्ड पीस अमंग देमसेल्फ। तो जो प्लान ये था कि जो रीजनल प्लेयर हैं उनके बिटवीन कोल्ड पीस स्थापित करी जाए, कोल्ड पीस, और ये कोल्ड पीस का जो नाम था वो उन्होंने ही दिया था। व्हाट मिस्टर ट्रम्प केम टू ऑफिस, और जब मिस्टर ट्रम्प वैन जब मिस्टर ट्रम्प केम टू ऑफिस जब ये आए तो ही वांटेड टू अंडू मिस्टर ओबामास पॉलिसीज लीगेसी। तो ओबामा ने जो निर्णय लिए थे उन सबको क्या बदल दिया। ही डेमोलिश द ईरान डील से पीछे हट गए, वो ख़त्म कर दी। वॉट इसराइल बैक टू द सेंटर ऑफ अमेरिकाज पॉलिसी, और इसराइल को सेंटर पॉइंट में ला दिया अमेरिका की पॉलिसी टूवर्ड द रीजन एंड प्रोम्प्टेड द अरब एंड जूइश एलीज टू यूएस टू ज्वाइन हैंड। और उन्होंने किस चीज़ को प्रमोट किया, अरब को, और जो जूइश थे मतलब जो पहले ओबामा ने क्या किया था, अरब को छोड़ दिया था, इजराइल को छोड़ दिया था और ईरान का हाथ पकड़ लिया था। अब इन्होंने क्या किया कि ईरान को छोड़ दिया और अरब और इजराइल का हाथ पकड़ लिया। ठीक है। द प्लान एज द एमर्ज वाज टू रीमेक द रीजनल डायनामिक इन फेवर ऑफ द अमेरिकाज एली एंड पुश राइवल टू द कॉर्नर। और ये प्लान ये था कि जो हमारे अमेरिका के जो दोस्त हैं उनको सेंटर पॉइंट में लाना पूरे वर्ल्ड लेवल पर या उस रीजन में कहीं पर भी जहाँ के वो लोग हैं, जो भी विद्रोही हैं या यूएस के दुश्मन हैं, उनको कॉर्नर में अलग थलग कर देना। मिस्टर ट्रम्प सक्सीडेड इन ब्रिंगिंग द गल्फ अरब कंट्रीज एंड इजराइल टुगेदर। और मिस्टर ट्रम्प सक्सेसफुल हुए अरब कंट्रीज और इजराइल को साथ में लाने में, बट ही फेल टू एस्केप द हिस्टेरिकल रियलिटी विच मिस्टर ओबामा फेस। लेकिन ये फेल्ड हो गए जो हिस्टेरिकल या ऐतिहासिक जो रियलिटीज़ थी उनसे निकलने में, जो कि मिस्टर ओबामा ने फेस की थी। अमेरिकाज ड्विंडलिंग इन्फ्लुएंस इन द शेपिंग द प्रेजेंस एंड फ्यूचर ऑफ वेस्ट एशिया। और अमेरिका का है ड्विंडलिंग इन्फ्लुएंस है कि जो शेप कर रहा है वेस्ट एशिया को के फ्यूचर को। अ पॉलिसी इन विच हिस्टेरिकल रियलिटी इज नॉट फैक्टर्ड इन मे नॉट प्रोड्यूस द डिजायर्ड आउटकम। तो एक पॉलिसी जो हिस्टेरिकल रियलिटीज़ हैं थी वो अब क्या नहीं होंगी, कारक नहीं बनेंगी कि प्रोड्यूस करें यूएस के लिए डिजायर्ड आउटकम, क्योंकि जो पुरानी जो इतनी मेहनत करते हुए आ रहा था यूएस इतने दिनों से, ट्रंप ने उसको क्या कर दिया, तहस नहस कर दिया। द केस ऑफ ईरान का अगर केस ले लें, टेक फॉर एग्जाम्पल द केस ऑफ ईरान, द एक्रीमोनी टूवर्ड द ईरान was one of the defining factor of Mr. Trump West Asia's policies। तो यहाँ पर एक्रीमनी का क्या होता है, मतलब रूखापन। तो द एक्रीमनी टूवर्ड द ईरान, कि ईरान के प्रति रूखा व्यवहार रखना, वो एक डिफाइनिंग फैक्टर साबित हुआ वेस्ट एशिया की पॉलिसी के अंदर। वाइल पुलिंग द यूएस आउट ऑफ द न्यूक्लियर डील यूनिलेटरली एंड री इम्पोजिंग सैंक्शन ऑन ईरान। जब ये सब किया, मतलब कि ईरान पर सैंक्शन लगा दिया और वो डील से पीछे हट गया यूएस, मिस्टर ट्रम्प थ्रू द ईरानियन वुड फ्लिंच वंस अगेन सो दैट ही कुड एक्सट्रैक्ट मोर कंसेशन फ्रॉम देम एंड कट देयर रीजनल विंग। तो उस समय उन्होंने ये सोचा था कि ईरान फिर इसके एवज में क्या करेगा कि फिर से उनके पास आएगा, गिड़गिड़ाएगा, तो ये क्या करेंगे कि उसके एवज में और कंसेशन मांगेंगे और उसके जो है पर कतर देंगे, कहाँ पर, रीजनल एरिया में, मतलब सऊदी अरब और इजराइल का प्रभुत्व बढ़ा देंगे। बट द पेरल्स या मतलब होते हैं जोखिम ऑफ द पॉलिसी वर द प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ द पॉलिसी मेकर्स ऑब्जेक्टिव एंड ईरानियंस वर डिटरमाइंड टू डिफाई हिम एट एनी कॉस्ट। तो यहाँ पर तो जिन्होंने भी प्रेडिक्ट किया था इन सब के बिटवीन, उसमें जोखिम का काम किसने किया कि ईरान बिल्कुल डिटरमाइन या निर्धारित हो गया या अड़ गया कि वो इस चीज़ को डिफाई करेगा एनी कॉस्ट, मतलब ये चीज़ नहीं मानेगा
Iran responded with multiple cuts on US and allied interest in the regional, from targeting Saudi oil facilities and cargo ship in Strait of Hormuz to launching rocket attack at American troops in Iraq। तो यहाँ पर लेकिन ईरान फिर माना नहीं, उसने कई प्रकार से अमेरिका को नुकसान पहुंचाया। जहाँ पे सऊदी अरेबिया का जो वो था स्टेट ऑफ हॉर्मुज में, वहाँ पर उसने उसका जहाज तहस नहस कर दिया। अमेरिका के ट्रूप पर हमला किया इराक के अंदर। मिस्टर ट्रम्प्स रिस्पॉन्स वाज टिपिकल अमेरिकन स्टाइल रिस्पॉन्स ऑफ गुड ओल्ड डे व्हेन इट वाज इन पोजीशंस टू सेव जियोपॉलिटिक्स आउटकम इन वेस्ट एशिया। तो मिस्टर ट्रम्प का रिस्पॉन्स कैसा था कि जब अमेरिका के अच्छे दिन चल रहे थे तो अमेरिका किसी को धमकी दे देता था। बिल्कुल उसी हिसाब से ट्रम्प ने रिस्पॉन्स किया। जैसे कि उस समय वो जब उसका बहुत इन्फ्लुएंस था तो वो वेस्ट एशिया में रिस्पॉन्स करता था। उन्हीं दिनों के हिसाब से ट्रम्प ने आज भी क्या कर दिया, रिस्पॉन्ड कर दिया। ही हैड Qasem Soleimani, one of the top Iranian general, killed and declared the US had re-established deterrence vis-a-vis ईरान। और जैसे ही उन्होंने जनरल कासिम सुलेमानी को मारा ट्रंप ने, तो उससे फिर क्या हो गया, उन्होंने री एस्टेब्लिश कर दिया एक अलग ही तरह का एक एक्स्ट्रा तनाव ईरान के साथ, जो क्षय होते हुए संबंधों को स्थापित कर दिया कि अब तो ईरान से कोई बात ही नहीं होगी। बट द यूज़ ऑफ फोर्स डिड नॉट रिफ्लेक्ट द ग्राउंड रियलिटीज़। लेकिन जो उन्होंने फोर्स या जो ताकत का यूज़ किया वो ग्राउंड में चीज़ें उस हिसाब से घटित होती दिखाई नहीं दी। Less than a year after the assassination of Soleimani, the US faced with continuing rocket attack by Iran-backed Shia's rebels in Iraq। तो जैसे ही सुलेमानी हुआ तो एक साल के अंदर ही, लेस देन है मतलब एक साल के अंदर ही अंदर, जो इराक में आपको मालूम हो कि यूएस की बहुत बड़ी एम्बेसी है, लगभग एक सिटी के बराबर इतनी बड़ी एम्बेसी है। तो वहाँ पर क्या किया कि जो जैसे क्या होते हैं, ईरान की कई टाइप की सेना है, ठीक है। तो जो कुर्द सेना है उसने, या जो कुर्द विद्रोही हैं जो सिया वेक्ड हैं, तो उन्होंने क्या, यूएस की एम्बेसी को इराक में निशाना बनाना स्टार्ट कर दिया और कई रॉकेट दागे। कंटेम्पलेटिंग शटिंग डाउन द अमेरिकन एम्बेसी इन बगदाद। और उनका कारण क्या था, वो ये चाह रहे थे कि जो कंटेम्पलेट मतलब होता है मनन करना या सोचना, ठीक है। वो ये चाह रहे थे कि अमेरिका क्या करे, अपनी एम्बेसी है, जैसा कि मैंने बताया कि वो एक बहुत बड़े शहर के बराबर है, वो अपनी एम्बेसी क्या कर दे, बंद कर दे। बिसाइड विदड्रॉइंग मोस्ट ट्रूप फ्रॉम ईरान वेयर इज डिटरेंस। साथ ही साथ क्या करे, जो अपने इराक है वहाँ से अपने जो ट्रूप्स हैं उनकी संख्या को भी कम कर दे। तो ये भी क्या हुआ, डिटरेंस मतलब क्षय हुआ वहाँ पर अमेरिका का। while in the case of Iran, misplaced adventurism sabotages even the available policies option. The Trump administration's open embrace of Israel, the decisions to move the American embassy to Jerusalem, recognition of Israel's annexation of the Golan Heights and go ahead to its annexation of Jewish settlement in the West Bank sharpened the geopolitical contradictions in the region। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ईरान के बेवजह में उनके कमांडर को मार दिया, आसिम सुलेमानी को, ठीक है। ना तो कोई आतंकवादी को राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित थे, ना कुछ। 2 दिन पहले आतंकवादी घोषित किया और तीसरे दिन या चौथे दिन जहाँ तक निपटा दिया, ठीक है। तो यहाँ तो तहस नहस किया ही उनने, मतलब मिसप्लेस्ड एडवेंचरिज्म, और उसका कोई परिणाम भी नहीं हुआ। उल्टा ईरान क्या हो गया, अड़ के और सामने खड़ा हो गया, ठीक है। और दूसरी बात फिर क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, जेरूसलम में अपनी जाके एम्बेसी ठोक दी, ठीक है, एम्बेसी बना दी। तो एम्बेसी जेरूसलम में बनाने का अर्थ है कि जो वर्ल्ड के जो लोग हैं, चूँकि वो क्योंकि विवादित रीजन था, ठीक है, और यूएस ने क्या किया, वहाँ जाके अपनी एम्बेसी बना दी। तो एक इंटरनेशनल लेवल पर, और यूएस जैसी जिसके पास वीटो पावर है यूएन में, वो अगर अपनी एम्बेसी बना देता है तो सीधी सी बात है कि वो इजराइल को फ़ायदा दे दिया उसने। और इजराइल को जब फ़ायदा दे दिया तो मतलब उसने साथ ही साथ जो वेस्ट बैंक है, ठीक है, वहाँ अलग रीजनल जियोपॉलिटिक्स है, उसको अलग डिटेल में
एक वेस्ट बैंक एरिया है, ठीक है, वहाँ पर फिलिस्तीन अपना कब्ज मतलब अपनी दावेदारी ठोकता है और इजराइल अपनी। तो वहाँ पर जेरूसलम में इन्होंने अपना, और उसमें जेरूसलम इंक्लूड था वेस्ट बैंक के साथ, तो जेरूसलम में यूएस ने कब्जा कर लिया। इसके साथ इससे ये डिसाइड हो गया या उसने ये बता दिया कि जो वेस्ट बैंक है वो भी इजराइल का ही पार्ट है, क्योंकि उन विवादित पार्टों में जेरूसलम भी आता था, या जिस हिस्से में उसने एम्बेसी बनाई वो भी आता था। तो वहां से क्या हुआ, शार्प कर दिया और जीरो पॉलिटिक्स कॉन्ट्राडिक्शन को भी बढ़ा दिया, बजाय इसके कि वहां पे वो क्या करते, पीस स्थापित करते। द नॉर्मलाइजेशन एग्रीमेंट बिटवीन सुन्नी अरब कंट्रीज एंड इसराइल, partially driven by their shared concern of aggressive Iran in West Asian San Americans, could strengthen the pro-American pillar in region. But the withdrawal of Arab power from the Palestinian question would not finish off द पैलेस्टीन क्वेश्चंस। तो यहाँ पर क्या हुआ कि अरब कंट्री पैलेस्टाइन के कारण ही इजराइल से संबंध नहीं रखती थी। उनका ये कहना था कि पैलेस्टाइन जो कि मुस्लिम कंट्रीज है, तो मुस्लिम कंट्री होने के साथ जितनी भी मुस्लिम या अरब कंट्रीज थी वो इजराइल के साथ नहीं जाती थी, लेकिन ईरान के विरोध में जाने के लिए इजराइल और अरब कंट्रीज ने कुछ मापदंडों पर अपने जो संबंध है वो नॉर्मलाइज कर लिए, और यूएस ने भी ये सोचा कि अपना प्रभुत्व बड़ा रहेगा, ठीक है, उस रीजन में इन दोनों को जब वो नॉर्मलाइज कर रहा है तो दोनों के कारण अपना प्रभुत्व बड़ा रहेगा और ईरान को हम क्या कर देंगे, दबा देंगे। लेकिन लेकिन जो सऊदी अरब और जितनी भी मुस्लिम कंट्री हैं वो जिस रीजन से, मतलब पैलेस्टाइन के रीजन से इजराइल से अलग थी, अब उन्होंने वो क्वेश्चन भुला दिया है। तो वो क्वेश्चन भुला देने से ये सिद्ध नहीं हो जाता कि पैलेस्टाइन वाला क्वेश्चन खत्म हो गया है, मतलब कि वहाँ पर इजराइल अपना राज कर सकता है, ऐसा नहीं है। इट वुड रेदर लीव अ वैक्यूम इन रीजनल पॉलिटिक्स विच नॉन अरब मुस्लिम कंट्रीज वुड सीक टू फिल। तो यहाँ पर एक वैक्यूम क्रिएट कर दिया है जो पैलेस्टाइन के समर्थन में ना होके। तो यहाँ पर हो सकता है कुछ दूसरी कंट्रियाँ हैं जो पैलेस्टाइन को क्या करें, समर्थन दे दें, उस रीजन की या कहीं बाहर की भी। दिस ऑफर न्यू एवेन्यू टू टर्की, और इस चीज़ ने टर्की के लिए एक मौका दे दिया। जो टर्की इजराइल के साथ था पहले, लेकिन अब सऊदी अरब लोग साथ, लेकिन अब सऊदी अरब के विरोध में था, पहले से ही वो विरोध में था, लेकिन अब सऊदी अरब क्या हो गया, इजराइल के पास में आ गया, ठीक है। तो अब टर्की क्या कर रहा है, पैलेस्तीन का मुद्दा लेके एक मुस्लिम राष्ट्र या उनकी लीडर बनने की कोशिश में लग चुका है। विच अंडर प्रेसिडेंट रिकेप तायिप एर्दोगन सीक्स टू रीस्टेब्लिश इट्स इन्फ्लुएंस इन रीजन, एंड ईरान विच यूज द पैलेस्टीन कॉज टू ड्राइव पब्लिक ओपिनियन इन मुस्लिम वर्ल्ड अक्रॉस द शिया सुन्नी डिवाइड। तो यहाँ पर क्या है, ये तो कर ही रहा है, साथ ही साथ क्या कर रहा है, मतलब तुर्की तो अपना काम खेल ही रहा है, विच यूज, और ईरान जो यूज कर रहा है पैलेस्टाइन के कारण को और ड्राइव कर रहा है पब्लिक ओपिनियन को, जो कि शिया सुन्नी में डिवाइड है, ठीक है, वहां पर पब्लिक ओपिनियन गेन कर रहा है। इन अदर वर्ड, मिस्टर ट्रम्प ब्रॉट टूगेदर गल्फ अरब एंड द ज्यू हु हैड वैकरूम कॉन्टेक्ट फॉर ईयर ऑन द पब्लिक प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पर जिन दो लोगों को, मतलब ज्यूस मतलब इजराइल और गल्फ अरब मतलब वो मुस्लिम राष्ट्र, जिन दोनों लोगों को सामने लाया है वो पहले कई सालों से यूएस के नेतृत्व में पब्लिक जो मंच होते हैं उनकी जो बैक स्टेज होती है वहाँ पर बात करते रहते थे, मतलब कहीं ना कहीं से उनका लगाव था या उनके संबंध थे। बट ही ऑल्सो ओपन द वे फॉर एजिटेट पार्सियन एंड एम्बिशियस टर्क टू इनहेंस देयर वेट इन द ट्रबल्ड रीजन पॉलिटिक्स। लेकिन इन्होंने उन सबको फ्रंट में लाकर ये कर दिया कि वहाँ पे अब टर्किस को या टर्की को मुंह खोलने का एक मौका दे दिया, ठीक है। और उन्होंने, टर्की वालों ने ये सोचा कि अब इस वैक्यूम को हम भर सकते हैं या हम एक रीजनल पावर बन के वो भर सकते हैं। हिस्टोरिकली द विड्रॉल ऑफ द एम्पायर, और आपको याद रखना होगा कि टर्की नाटो का सदस्य। हिस्टोरिकली द विड्रॉल ऑफ द एम्परर्स had seen new conflict arising in their peripheries।
तो हिस्टोरिकली या ऐतिहासिक रूप से जो एम्परर का विड्रॉल हुआ या एम्परर खत्म हुआ टर्की साम्राज्य, या जो आप क्या बोलते हो उसको, ऑटोमन साम्राज्य, ठीक है, ऑटोमन साम्राज्य, तो उसके जो एलिस थे उनके बिटवीन नई लड़ाई शुरू हो गई। जैसे ही, क्योंकि ऑटोमन साम्राज्य बहुत बड़ा था, तो जैसे ही वो टुकड़ों में टूटा तो उनके एली या जो टुकड़ों में जो पार्ट हुए उनके बिटवीन ही लड़ाई होने लगी, ठीक है। इन 1911 इटली इन्वेडेड द टर्किश प्रोविंस ऑफ लीबिया। तो 1911 में इटली ने किसको जीत लिया? लीबिया के टर्किश प्रोविंस को, ट्रिगरिंग अ डेंजरस कॉम्पिटिशन विथ ऑटोमन इन द डिक्लाइनिंग ईयर। और जो उसने क्या है, जो ऑटोमन एम्पायर था उनके बिटवीन एक कंपटीशन क्रिएट किया, और वो धीरे धीरे क्या है बहुत बर्बाद होता गया उनके रिश्ते आने आने वाले समय में। A year later, 4 Balkan स्टेट फॉर्म द बाल्कन लीग। 4 बाल्कन स्टेट थे, एक ही साल बाद क्या हुआ, 4 बाल्कन स्टेट ने 4 बाल्कन लीग बना ली टू टेक ऑन ऑटोमन्स इन यूरोप। और वो ले गए यूरोप को, ऑटोमन्स को, यूरोप में ऑटोमन्स एम्पायर के कुछ पार्ट को। द कॉलेज फॉर ब्रिटिश एम्पायर लेफ्ट एथनिक रिलीजियस जियोपॉलिटिक्स बाउंड ओपन अक्रॉस द फॉर्मर कॉलोनी। तो यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर ब्रिटिश एम्पायर का जैसे ही वो हुआ, तो उन्होंने जो एथनिक रिलीजियस और जियोपॉलिटिक्स बाउंड थे उनको छोड़ दिया। जैसा है कि भाई जैसे हो, जैसे कि कोई जैसे क्या है, टर्किश बोलने वाले लोग टर्किश तरफ, मुस्लिम बोलने वाले लोग एक अलग राष्ट्र बना लो, ईसाई वाले अलग राष्ट्र बना लो। तो ऐसे उन्होंने अलग अलग अपनी जो फॉर्मर कॉलोनी है उनको डिवाइड कर दिया। सम ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट in the Caucasus, including the ongoing fighting over नागोरो काराबाग। तो कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट थे जो कॉकेसस में हुए, कॉकेसस एक रीजन है जैसे, और ऑन गोइंग कॉन्फ्लिक्ट नागोरो काराबाग, तो अभी भी वो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं आर्मेनिया और अजरबैजान के बिटवीन, आपने देखा ही होगा वर्तमान में। हैव देयर रूट इन द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन। और इनके रूट कहाँ पे हैं कि जब सोवियत यूनियन का पतन हुआ या बिखराव हुआ तो उसकी जड़ें उसी समय बिछ गई थी। तो ऐसे ही जब ऑटोमान एम्पायर का वो हुआ तो कई छोटे छोटे देश बने और वहीं से इनके रूट क्या हो गई, या जड़ें जो हैं वो वहाँ पर वो हो गई, स्थापित हो गई। गिवन दीज एग्जाम्पल इन द worth asking if the US is prepared to face the geopolitical consequences of the decline of its influence in West Asia। और ये वर्थ आस्किंग है, ये सब पूरे जो एग्जाम्पल हैं ये पूछने योग्य है यूएस से कि यूएस इज प्रिपेयर्ड, यूएस प्रिपेयर्ड हो चुका है फेस जियोपॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज, जो जियोपॉलिटिकल परिणाम है जो कि यूएस का इन्फ्लुएंस कम हो रहा है वेस्ट एशिया में, उसके मतलब यूएस की इन सभी नीतियों के कारण ही उसका जो इन्फ्लुएंस है वो क्या वेस्ट एशिया में कम हो रहा है। इफ द 4 year ऑफ द ट्रम्प प्रेसिडेंस शो एनी इंडिकेशंस इट इज़ नॉट। यदि इन 4 सालों में यूएस की जो प्रेसिडेंसी है, ट्रंप की जो राष्ट्रपति कार्यकाल है, उसने कोई इंडिकेशन शो किया हो, तो ऐसा नहीं है कि ऐसा कोई कार्य उन्होंने एक इंडिकेशन शो किया हो कि भाई इसमें अच्छा काम हुआ हो। द न्यू बिगिनिंग मिस्टर ट्रंप प्रोमिस्ड इन द रीजन कुड वेरी वेल वी दैट अ मोर ट्रबलसम फ्यूचर। तो यहाँ पर जो ट्रंप के जो प्रोमिस्ड हुए या जो ट्रंप ने किया वो हो सकता है बहुत ट्रबलसम फ्यूचर का कारण बने या भविष्य का कारण बने, बहुत ही कठिन भविष्य का कारण बन सकता है वेस्ट एशिया के अंतर्गत। सो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज एडिटोरियल। सो थैंक यू फॉर टुडे।